दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है यूपी बोर्ड के 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 10 भारत की मृदा, वनस्पति और वन्यजीव। इस अध्याय में आप भारत की मृदा वितरण और विशेषताएं, भारत की वनस्पति और इसके प्रकार, मानचित्र के आधार पर वनस्पतियों का वर्गीकरण, वनों से होने वाले प्रमुख लाभ, वन्य जीव एवं प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। अंत में हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपी बोर्ड की 6वीं कक्षा के भूगोल का अध्याय 10 भारत, मृदा, वनस्पति और वन्यजीव। दोस्तों आपने अपने आसपास की मिट्टी को देखा है। कहीं यह कंकड़ पत्थर से युक्त है तो कहीं चिकनी, कहीं भुरभुरी तो कहीं रेतीली या रवेदार होती है। इन्हीं अलग अलग मिट्टियों में विविध प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस प्रकार भारत जैसे विशाल देश में भांति भांति की मिट्टियां और वनस्पतियां पाई जाती हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले मृदा के बारे में। तो मृदा यानी सॉइल क्या होता है? दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महीन कणों से बनी हुई पतली परत मृदा यानी मिट्टी कहलाती है। इसमें महीन धूल कणों के अलावा रेत, बजरी, कंकड़, पत्थर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मृदा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष भी पाए जाते हैं। इसे ह्यूमस कहते हैं। यह मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है और भारत में अनेक प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा के बारे में जानेंगे। दोस्तों जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ होती है और ये नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए महीन मलबा के जमाव से बनती है। भारत का उत्तरी विशाल मैदान इसी मिट्टी से बना है और ये मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए मलबों के जमाव से निर्मित है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसका जमाव पाया जाता है। इस मृदा में जो प्रमुख फसलें हैं, गेहूं, चावल, गन्ना आदि की खेती की जाती है। जलोढ़ मृदा के बाद आइए काली मृदा या ब्लैक सॉइल के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये मृदा भारत में ऐसे भूभाग पर मिलती है जहां प्राचीन काल में लावा का जमाव हुआ था। लावा की चट्टानों के टूटने फूटने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसे कपासी या रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का रंग काला होता है और ये कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त होती है। ये मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में पाई जाती है। तीसरा जो मृदा का प्रकार है वो है लाल पीली मृदा। दोस्तों इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इनका रंग लाल पीला होता है और ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है। उर्वरकों यानी खाद और सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लेटराइट मृदा क्या है? दोस्तों भारत में ये मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के पोषक तत्व पानी में घुलकर रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं और पोषक तत्वों के अभाव में ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और भारत में ये मिट्टी केरल के मालाबार यानी पश्चिमी घाट पर, छोटा नागपुर पठार और उत्तर पूर्वी राज्यों में मिलती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, काजू आदि की बागानी कृषि की जाती है। आइए जानते हैं मरुस्थली या शुष्क मृदा यानी डेजर्ट सॉइल के बारे में। दोस्तों भारत में ये मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। भारत के राजस्थान के पश्चिमी भाग और गुजरात के कुछ भागों में इसका विस्तार है। यह रेतीली और नमकीन होती है और इसमें नमी बहुत कम होती है। इस मिट्टी को सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई करके पश्चिमी राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। एक मृदा का और प्रकार है दोस्तों माउंटेन सॉइल यानी पर्वतीय मृदा। तो भारत में इस मृदा का विस्तार पर्वतीय और पहाड़ी भागों में पाया जाता है। ये मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इसी मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं और कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है।
मृदा अपरदन या सॉइल एरोजन क्या है? तो दोस्तों मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। इससे मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। मृदा अपरदन को रोकने और उसके उपजाऊपन को बनाए रखना मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के बाद आइए वनस्पतियों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र में पेड़ और यहाँ पर देखिए छोटे उससे छोटे झाड़ियाँ और यहाँ पर घासों को दर्शाया गया है और ऊपर मृदा की परत को दर्शाया गया है। आपने अपने आसपास विविध प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियों, घास आदि को देखा होगा। कुछ पेड़ बड़े होते हैं जैसे नीम और आम आदि। गुलाब, बेला, गेंदा आदि के पौधे छोटे होते हैं। कुछ वृक्ष कम टहनियों और पत्तियों वाले होते हैं जैसे नारियल आदि। और हमें पेड़ पौधों को देखना और घास के मैदान पर खेलना अच्छा लगता है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका पर अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की सूची बनाइए। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके क्षेत्र की वनस्पतियां होती हैं। वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधों, झाड़ियों, घास आदि का समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि जो वनस्पति मानव की सहायता के बिना उगती और बढ़ती है उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। भारत की वनस्पति के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए कि अपने देश भारत में जलवायु, मिट्टी, तापमान और वर्षा की विविधता के कारण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां पाई जाती हैं। और आप जान लीजिए कि प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों में जलवायु, मृदा, तापमान और वर्षा हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जान लीजिए, सबसे पहला उष्णकटिबंधी वर्षा वन, दूसरा उष्णकटिबंधी पतझड़ वन, उष्णकटिबंधी मरुस्थलीय झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और ज्वारीय तथा दलदली वन। आइए इन वनों के प्रकारों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो चित्र में ये घने वन दिखाई दे रहे हैं ये सदाबहार वन है और इनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहा जाता है। ये वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा बहुत अधिक यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। ये मुख्यतः पश्चिमी घाट और देश के उत्तर पूर्वी भागों में मिलते हैं। ये वन इतने घने और ऊंचे होते हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं पहुंच पाता है और इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये वन हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट या सदाबहार वन कहा जाता है। इनके मुख्य वृक्षों में महोगनी, एबोनी, रबर और रोजवुड आदि आते हैं। वनों का दूसरा प्रकार उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन है। तो दोस्तों यहाँ पर पतझड़ वनों को दर्शाया गया है नीचे चित्र में, और ये वन सामान्य वर्षा जैसे 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये वन कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय यानी अधिकांशतः ग्रीष्म ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। इन वनों में सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम, सहतूत आदि के वृक्ष मुख्य रूप से मिलते हैं। ऐसे वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ क्या हैं? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ उन क्षेत्रों में उगती हैं जहाँ पर वर्षा बहुत अधिक कम यानी 80 सेंटीमीटर से कम होती है। तो ये मरुस्थलीय झाड़ियाँ 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वनस्पति राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में मिलती हैं। पानी की कमी को दूर करने के लिए इन वनस्पतियों की पत्तियां कटीली होती हैं। मरुस्थलीय वनस्पतियों में झाड़ियों की प्रधानता होती है और इस क्षेत्र की प्रमुख वनस्पतियों में कीकर, खैर, बबूल, खजूर और कैक्टस आदि आते हैं। तो यहाँ पर आप मरुस्थलीय झाड़ियों को देख सकते हैं। पर्वतीय वन क्या है? दोस्तों ये वन पर्वतीय क्षेत्रों में या अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतों की ऊंचाई भी प्रभावित करती है और यहाँ उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों से लेकर उपोष्णकटिबंधीय सदाबहार शंक्वाकार पर्वतीय वन मिलते हैं। और
समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच जो पेड़ होते हैं उनका आकार शंक्वाकार होता है। ये शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। यहाँ के मुख्य वृक्ष चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार और मैग्नोलिया हैं। दोस्तों अब आइए ज्वारी या दलदली वनों के बारे में जानते हैं। तो ज्वारी वन आप नाम से ही जान सकते हैं, समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन डेल्टा प्रदेश और समुद्र के ज्वार वाले भागों में होते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं और ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। इनका सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र गंगा नदी का डेल्टा है और यहाँ विशेष रूप से सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनसे इन वृक्षों को, इन वनों को सुंदर वन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में सुंदरी के वृक्ष, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और इन वनों की अधिकता के कारण ही उस डेल्टा को सुंदरवन कहा जाता है और इन्हें दोस्तों मैंग्रोव वन भी कहते हैं। वनों से लाभ जानने के पहले आइए जान लेते हैं मैप के आधार पर भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को। तो सबसे डार्क कलर में आप देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों को दर्शाया गया है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऊपर से देखते हैं, ऊपर पीले कलर में पर्वतीय वनों को दर्शाया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो पर्वतीय क्षेत्र है हमारा, वहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं और हल्के हरे कलर से उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये सारे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के उदाहरण हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो देखिए दोस्तों बहुत अधिक डार्क कलर वाले जो ग्रीन हैं ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के उदाहरण हैं और इन क्षेत्रों में जहां वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। मैंग्रोव वनों का जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, मैंग्रोव वन जो हैं ये समुद्र तटीय क्षेत्रों में, बंगाल की खाड़ी, गुजरात और अंडमान निकोबार आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ, तो ये वाइट कलर में आप देखिए राजस्थान और गुजरात के बहुत बड़े क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं जहाँ वार्षिक वर्षा बहुत कम होती है। और सघन वन क्षेत्र दोस्तों आप देख सकते हैं, सघन वन क्षेत्र वाले जो प्रदेश हैं ये सभी प्रदेश सघन वन क्षेत्र वाले कहे जाते हैं। वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं इसको जान लीजिए। दोस्तों आपने भारत में पाए जाने वाले वनों के बारे में जाना और क्या आप बता सकते हैं कि वनों से हमें क्या क्या लाभ हैं? तो बिल्कुल, वनों से अनेक उद्योगों को चलाने के लिए जो है कच्चा माल मिलता है। कागज़, दिया सलाई, साबुन, बूट पालिश उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है। वायु को शीतल और मिट्टी को नम रखने में ये सहायता करते हैं, वर्षा कराने में सहायक होते हैं, बाढ़ को रोकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये पेड़, ये जो है वातावरण को दर्शनीय और हरा भरा बनाते हैं जो आँखों को बहुत ही प्रिय लगता है। यहाँ पर आप वनों से या वृक्षों की उपयोगिता को देख सकते हैं इस चित्र में। सबसे महत्वपूर्ण, वनों से हमें ऑक्सीजन मिलता है, कुछ उत्पाद जैसे शहद, फल, गोंद, लाख मिलता है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, रबर और फर्नीचर, खेल के सामान, ईंधन, चारा, आश्रय के लिए और दवाइयाँ, ये सभी हमें वनों से या पेड़ पौधों से मिलती हैं। इसके अलावा ये वन्य जीवों का प्राकृतिक निवास होता है और ये पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का कार्य करती हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वनों से अनेक उद्योगों को चलाने के लिए कागज़, दिया सलाई, साबुन, बूट पालिश आदि कच्चा माल, वायु को शीतलता और मिट्टी को नम रखने में ये सहायक हैं, ये वर्षा कराने में सहायता करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार ये मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं और बाढ़ को रोकते हैं। पेड़ों की कटाई रोकनी चाहिए और साथ ही साथ पेड़ लगाने चाहिए जिससे पृथ्वी को हरा भरा बनाया जा सके और ऐसा करने से हम खुद को और अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बना सकते हैं। अब आइए वन्य जीवों के बारे में जानते हैं। दोस्तों आपने अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें आप अपनी आवश्यकता अनुसार या शौक के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में मिलते हैं जिन्हें हम पालते नहीं। ऐसे जानवरों को वन्य जीव या वाइल्ड लाइफ कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देखकर बता सकते हैं कि कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा और बकरी ये पालतू जानवर, जबकि बंदर, गैंडा, चीता, खरगोश, बाघ और हाथी ये आपके वन्य जीव या जंगली जानवर हैं।
पालतू जानवर हम सभी के बीच बस्तियों में रहते हैं, लेकिन वन्य जीवों को रहने के लिए वनों की आवश्यकता होती है। वनों के लगातार कटने से वन्य जीवों के जीवन को खतरा हो गया है, क्योंकि ये जो वन होते हैं इन वन्य जीवों के आश्रय होते हैं, और इस कारण ही वनों में रहने वाले जब काट दिए जाते हैं तो पशु पक्षियों की संख्या भी लगातार कम होती जा रही है। पशुओं में बाघ, सफ़ेद हाथी, काला हिरण, शेर आदि की संख्या बहुत कम हो गई है। गिद्ध, गौरैया, सारस, कौवा आदि की संख्या भी निरंतर कम होती जा रही है। और वन्य जीव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे गिद्ध मरे हुए पशुओं का जो मांस है वो खाकर पर्यावरण या वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं, किंतु इनकी संख्या भी बहुत कम हो गई है। वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों, इसके अलावा वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहारों की स्थापना भी की जाती है, जिनमें वन्यजीव सुरक्षित रहते हैं। नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान क्या है? तो वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतया प्रतिबंधित है। वन्यजीव अभयारण्य तो वह क्षेत्र जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकती है। और पक्षी विहार वह स्थान जहां पक्षी स्वतंत्र रूप से अपने भोज्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, एक चित्र है, आगे हम देखेंगे। इसमें हमारे देश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और अभयारण्यों की सूची दी गई है, और उस प्रदेश का भी नाम लिखना है। और जंगलों में आप जान लीजिए कुछ शाकाहारी और कुछ मांसाहारी पशु पक्षी रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का पहला सप्ताह वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब जान लेते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जीव क्या हैं। तो शाकाहारी वे जीव जिनका भोजन वनस्पतियों, साग सब्जियों, पत्तों पर आधारित होता है, वो शाकाहारी कहलाती हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी और घोड़ा। मांसाहारी वे जीव शाकाहारी जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, जैसे भेड़िया और शेर। दोस्तों, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। हमको इनके संरक्षण के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। भारत को मसालों का घर और केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। विश्व के फलों के उत्पादन में भारत का 10वां हिस्सा है। और एशियाई शेर यानी एशियन लायन केवल गुजरात के गिर जंगलों में पाए जाते हैं, और असम के जंगलों में हाथी और गैंडे पाए जाते हैं। केरल और कर्नाटक में भी हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे पेलिकन, साइबेरियन सारस, स्टार्क, फ्लेमिंगो, पिंटेल बत्तख। ये वर्ष के सर्दी के मौसम में हमारे देश में आते हैं। साइबेरियन सारस साइबेरिया से दिसंबर के महीने में आते हैं और मार्च के आरंभ तक रहते हैं। अब आइए देख लेते हैं कुछ शब्दावली को। उष्ण को गर्म कहते हैं, उपोष्ण कम गर्म होता है, मानसूनी यानी मौसमी, मरुस्थल यानी सूखा क्षेत्र, शंक्वाकार शंकु के आकार का, और सदाबहार जो कि हमेशा हरे भरे रहने वाले राज्य हैं। तो यहाँ पर आपको वन्य प्राणी संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों में राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार और अभयारण्यों की सूची दी गई है। तो आप देखिए यहाँ पर राजा जी आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए राजा जी अभयारण्य ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है, और कार्बेट नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा आप देख सकते हैं सरिस्का अभयारण्य राजस्थान में, और भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। आप देखिए दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क ये आपका लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा अभयारण्य चंदौली उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह आप देख सकते हैं महानंदा अभयारण्य पश्चिम बंगाल में है। मानस जो है दोस्तों ये अभयारण्य है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों असम राज्य में स्थित हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा में है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बोरीवली महाराष्ट्र में स्थित है। इसके अलावा बांदीपुर जो नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों अध्याय समाप्त होने के बाद आइए इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं।
भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम लिखिए। तो जलोढ़, काली मृदा, लाल पीली, लैटराइट, मरुस्थली या शुष्क मृदा और पर्वतीय मृदा, ये भारत में पाई जाने वाली मिट्टियां हैं। सदाबहार वनों और मानसूनी वनों में क्या अंतर है? तो सदाबहार वन दोस्तों 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बहुत घने होते हैं और ये पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष वर्षा के अलग अलग समय में जो हैं दोस्तों अलग अलग समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिससे ये हमेशा हरे भरे रहते हैं। और इन वनों में मुख्य वृक्ष महोगनी, एबोनी, रबर, रोजवुड आदि हैं। और मानसूनी वन ये सामान्य वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये अपेक्षाकृत कम घने होते हैं। ये वन हिमालय की शिवालिक श्रेणी से लेकर पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। और इन वनों के वृक्ष वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनमें सागौन, लाल आबनूस, पीपल, नीम, शीशम और सहतूत आदि के वृक्ष हैं। आपके क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो हमारे क्षेत्र में मानसूनी वनस्पतियां पाई जाती हैं। यहाँ सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, बरगद, शीशम, सहतूत आदि के वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, आंगन में लगा आम का पेड़ आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है? तो आम से फल मिलते हैं, कच्चे फल से अचार और चटनियाँ बनती हैं, लकड़ियाँ मिलती हैं और इनका उपयोग हवन और ईंधन के रूप में किया जाता है। इनके पत्तों या पल्लव का उपयोग पूजा पाठ में होता है और आंगन में होने से आसपास का वातावरण स्वच्छ रहता है। अगला प्रश्न है, किन्हीं 5 पालतू पशुओं से होने वाले लाभ बताइए। तो पालतू पशु जैसे कुत्ता जो है घर की रखवाली करता है, गाय भैंस से दूध प्राप्त होता है और गोबर का उपयोग खाद के रूप में होता है, बैल खेती के काम में आता है, बकरी दूध और मांस इससे प्राप्त होता है, घोड़ा सवारी के रूप में प्रयुक्त होता है। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में क्या अंतर है? तो दोस्तों वह क्षेत्र जहां शिकार और चराई पूर्णतया प्रतिबंधित है, बंद है, वो राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अभयारण्य वह क्षेत्र है जहां अनुमति के आधार पर नियंत्रित चराई की जा सकी, अभयारण्य कहलाता है। वन्य जीव हमारे लिए किस तरह उपयोगी हैं? तो दोस्तों वन्य जीव हमारे लिए खाद्य श्रृंखला के महत्वपूर्ण कड़ी हैं। ये अपने से कमज़ोर जीवों को खाकर प्राकृतिक संतुलन बनाए रखते हैं और इसके अलावा ये वनों की सुंदरता के लिए और दोस्तों दर्शनीय जीव जंतुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न है। दोस्तों कपास के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? तो काली मृदा। रबर किस प्रकार के वनों का मुख्य वृक्ष है? तो रबर दोस्तों ये सदाबहार वनों के मुख्य वृक्ष हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप जान लीजिए, उत्तर प्रदेश में मानसूनी वन पाए जाते हैं। मरुस्थली वन की वनस्पति कौन सी है? तो ये कैक्टस जो है ये मरुस्थली वन की वनस्पति है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये 6वीं कक्षा के भूगोल पृथ्वी और हमारा जीवन का अध्याय 10 भारत, मृदा, वनस्पति और वन्यजीव। इस अध्याय में आपने विस्तार से भारत की मृदाओं, वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में जाना। ये अध्याय आगामी परीक्षाओं के लिए या 6वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन तथ्यों को और प्रश्नों को आसानी से सहजता से देख सुन लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको आसानी से अटेम्प्ट कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।